डियर क्लास, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि अध्यक्षात्मक शासन या राष्ट्रपति शासन किसे कहा जाता है। व्हाट इज प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट? अध्यक्षात्मक शासन क्या है? जहां कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है उसे अध्यक्षात्मक शासन कहते हैं और ये व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। यदि ये कोई पॉलिसीज भी बनाते हैं, नीतियां भी बनाते हैं, तो उसके लिए भी ये व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है, उसके प्रति कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। यहाँ पर गार्नर जो है अपनी एक बहुत अच्छी परिभाषा देते हैं कि कार्यपालिका में राज्य का अध्यक्ष या मंत्री अपनी अवधि के बारे में, जैसा कि संविधान में वर्णित है, यानी कि जो इनका कार्यकाल है उसके लिए भी व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं, यानी कि ये अपना टर्म पूरा करते हैं। और इसके अलावा राजनीतिक नीतियों के बारे में भी यह व्यवस्थापिका के घेरे में नहीं आते हैं, यानी कि व्यवस्थापिका ये कोई भी नीति बनाए, कोई भी कानून बनाए, उसके लिए ये व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है। जैसा कि पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट में होता है कि कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है, पर अध्यक्षात्मक शासन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अब इसकी जो अध्यक्षात्मक शासन है, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या इसकी विशेषताएं हैं? पहला यह है कि कार्यपालिका का निश्चित कार्यकाल होता है, यानी ये जिस टर्म के लिए निर्वाचित होती है ये उस टर्म को पूरा करती है, एक्सेप्ट महाभियोग इम्पीचमेंट के। यदि इसके विरुद्ध इम्पीचमेंट लागू हो जाए तो इसको अपना कार्यकाल से पूर्व छोड़ना पड़ता है, लेकिन यदि साधारण तरीके से देखा जाए तो ये अपने कार्यकाल को पूर्ण करती है। व्यवस्थापिका इसके कार्यकाल में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। फिर कार्यपालिका और व्यवस्थापिका पृथक पृथक हैं, यानी लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों में सेपरेशन है कि कार्यपालिका, क्योंकि ये एक्चुअल में कार्यपालिका है राष्ट्रपति या अध्यक्ष, तो इसके लिए दोनों में किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है। और इसमें जैसा हम देखते हैं कि नाम मात्र की और वास्तविक कार्यपालिका का भेद हमने पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट में देखा, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई विभेद नहीं होता कि नाम मात्र और वास्तविक कार्यपालिका का राष्ट्रपति ही या उसका अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में अध्यक्ष ही वास्तविक कार्यपालिका होती है, यानी उसको जो भी डिसीशंस जो लिए गए हैं और जो एग्जीक्यूट करने हैं उससे व्यवस्थापिका से कोई भी अप्रूवल नहीं लेना होता है। इसमें सबसे बड़ी जो गुण है वो ये है कि इसमें शासन में स्थायित्व बना रहता है, यानी इसको ये भय नहीं होता कि मुझे अपने कार्यकाल से पूर्व हटा दिया जाएगा। यानी निश्चिंत होकर कार्यपालिका का अध्यक्ष अपने कार्यों को पूरा करता है, अपने टर्म को पूरा करता है और अधिक सक्रियता से वो अपने कार्यों को कर पाता है, अधिक डिसीशंस ले पाता है और उसका कार्यान्वयन भी राष्ट्रपति या अध्यक्ष कर पाता है। फिर असाधारण परिस्थितियां जब भी आती हैं जो कॉमन नहीं होती, उन दिनों के लिए भी ये शासन व्यवस्था बहुत अच्छी मानी जाती है, क्योंकि उस समय डिसीजन लेने में देरी नहीं होती। क्योंकि ज्यादा लोगों के बीच में जब डिसीजन लेने होते हैं तो वो टाइम टेकिंग होता है, उसमें समय लगता है। यहाँ पर एक ही व्यक्ति को डिसीजन लेना है, असाधारण, चाहे वे अर्थ से संबंधित हो या सुरक्षा से संबंधित हो या किसी बीमारी से संबंधित हो या विदेश नीति से संबंधित हो या किसी अन्य देश के ऊपर आक्रमण करने की बात हो, तो ऐसी स्थिति में ये स्वतंत्र रूप से निर्णय ले लेता है, यानी असाधारण परिस्थितियों में निर्णय लिए जाते हैं। जैसे अमेरिका में आप देखते हैं कि अमेरिका के जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं, यदि आपको याद भी हो, चाहे वो बिल क्लिंटन का समय हो या ओबामा का समय हो या ट्रम्प का समय हो, उन्होंने आतंकवाद के विरुद्ध जब भी कोई डिसीजन लिया है
तो उन्होंने वर्ल्ड ओपिनियन को ध्यान में रखते हुए, वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन को ध्यान में रखते हुए, जहां उन्होंने आक्रमण करना चाहा है उन्होंने वहां वहां आक्रमण किए भी हैं। फिर इसमें दलबंदी की बुराइयां नहीं होती, क्योंकि दलबंदी पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट में दल जो होता है उसकी सरकार तो बनती है, इसके अलावा व्यवस्थापिका में विभिन्न दल आते हैं, विभिन्न दलों की सरकार होती है, यानी विभिन्न दल व्यवस्थापिका का निर्माण करते हैं। जैसे पार्लियामेंट है तो पार्लियामेंट में जब सब बैठेंगे तो उसमें सभी दलों के प्रतिनिधित्व होंगे जो जनता के द्वारा चुने आए हैं, तो वहां पर दलबंदी की संभावनाएं होती हैं। लेकिन अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में ऐसी संभावना नहीं होती कि यहाँ दलबंदी होगी। जो व्यक्ति चुनकर आएगा वो स्वतंत्र होगा अपने निर्णय लेने के लिए, उसको इस प्रकार का किस स्थितियों का सामना नहीं करना पड़ेगा कि विभिन्न राजनीतिक दल उसके कार्य में बाधा डाल रहे हैं। फिर प्रशासन में एकरूपता बनी रहती है, यूनिफॉर्मिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है, क्योंकि उनको प्रशासन चलाना है, उनको किसी से पूछना नहीं है, यानी कि स्वतंत्र होकर कार्यपालिका को अपना काम करना है, उसको व्यवस्थापिका या न्यायपालिका की ओर नहीं देखना है, और वो स्वतंत्र रूप से अपने कार्यों का निर्वहन कर सकते हैं। इससे शासन में भी कुशलता बनी रहती है, ये गवर्नेंस जो होता है वो ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि इसमें जो कैबिनेट का फॉर्मेशन होता है वो अच्छे प्रकार से हो जाता है, और इसमें प्रशासन और शासन दोनों ही अच्छे प्रकार से काम इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उनके पास समय होता है, और इसके अलावा उनके ऊपर कोई दलों के दबाव नहीं होते, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसी के प्रति नहीं होती, तो शासन और प्रशासन दोनों सुचारू रूप से कार्य करते हैं। फिर शक्ति पृथक्करण सिद्धांत, सेपरेशन ऑफ पावर का के सिद्धांत का पालन भी ये करते हैं। जो ये प्रिंसिपल है सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब ये होता है कि व्यवस्थापिका अपना काम करेगी, कार्यपालिका अपना काम करेगी, न्यायपालिका अपना कार्य करेगी। तो शक्ति पृथक्करण, जो सेपरेशन ऑफ पावर, जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की एक विशेषता है, उसके अनुसार ये स्वतंत्र रूप से अपने अपने कार्य को करते हैं और दूसरों के कार्यों में किसी प्रकार का अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करते हैं। तो यहाँ शक्ति संतुलन के सिद्धांत का बहुत अच्छे प्रकार से पालन हो पाता है। फिर बहुदलीय प्रणाली के लिए उपयुक्त है ये व्यवस्था, क्योंकि अगर बहुत सारे दल चुनकर व्यवस्थापिका में आए हैं तो वहां पर केवल एक ही दल का कार्यपालिका होगी और जो निर्णय लेगी, यानी कि बहुत सारे दलों का उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। हालांकि जहां पर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है वहां पर केवल द्विदलीय व्यवस्था ही प्रैक्टिस में देखी गई है, तो एक दल सत्ता में रहता है और एक दल विपक्ष में रहता है, परंपरागत रूप से ऐसा ही हो रहा है। फिर इसमें योग्यतम व्यक्तियों से कैबिनेट का कार्यपालिका का निर्माण होता है, क्योंकि इसमें राष्ट्रपति कैबिनेट जब फॉर्मेशन करता है तो वो केवल जो सरकार के लोग हैं उनको अपनी कैबिनेट में नहीं रखता है, जो विशेषज्ञ होते हैं, जो जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनको वो अपनी कैबिनेट में रखता है। जैसे कि वो न्यायाधीशों को रख सकता है, वहां के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को रख सकता है, या ऐसे व्यक्तियों को रख सकता है जिसकी विशेषज्ञता या दक्षता उस क्षेत्र में हो, जैसे फॉरेन अफेयर्स है, इंटरनल अफेयर्स है। अगर उसका कोई विशेषज्ञ है, कोई साइंटिस्ट है, कोई जुडिशरी का अच्छा जज है, या कोई ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है जिसने बहुत अच्छा काम किया है, तो उनकी योग्यताओं के आधार पर इस कैबिनेट का निर्माण होता है। इसमें जो है राष्ट्रपति अपनी इच्छा से कैबिनेट का निर्माण करता है। इसमें ऐसा नहीं है कि सरकार को जनता के द्वारा चुन के मतलब कैबिनेट में आना है। कैबिनेट के लिए जो वो अपॉइंटमेंट्स करता है उनको वो सेलेक्ट करता है, और सेलेक्ट उस आधार पे करता है जिसमें अच्छे से शासन और प्रशासन को चलाया जा सके। तो जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है उनके ये गुण हैं, और इन गुणों के कारण वो एक अच्छी शासन प्रणाली कही जाती है। तो आपने दोनों प्रकार के पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट को
देखा, दोनों के गुणों और दोषों को देखा है। अब आपको आगे तुलना करने में, कंपैरिजंस करने में आसानी रहेगी जब हम दो देशों के, दो व्यवस्थाओं के, दो संरचनाओं की तुलना करेंगे। थैंक यू।